हेलो। आज हम पढ़ेंगे कि एयर से डिफरेंट गैसेस को कैसे सेपरेट करते हैं। इस प्रोसेस में हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। हवा को सबसे पहले कंप्रेस यानी कि उसका प्रेशर इंक्रीज करके उसको ठंडा किया जाता है ताकि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो किसी भी चीज़ को, जैसे कि आप अगर एयर को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहें तो आपको उसका प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा और उसका टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। फिर इस लिक्विड एयर को धीरे धीरे गर्म किया जाता है और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अपैरेटस से पास किया जाता है। एयर का जो पार्ट सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट वाला होता है, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट वाला, वो सबसे पहले सबसे ऊपर जाकर कंडेंस हो जाएगा और सेपरेट हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट जिसका होगा वो इवेपोरेट होगा और इवेपोरेट होने के बाद वो फिर सेपरेट हो जाएगा, कंडेंस होकर सेपरेट हो जाएगा। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है उसको बॉयल होने में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा और वो सबसे लास्ट में बॉयल होगा और फिर कंडेंस होकर उसे सेपरेट किया जा सकता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से हम एयर की अलग अलग गैसेस को सेपरेट कर सकते हैं। नाउ, सॉलिड को प्योरीफाई करने का एक बहुत अच्छा तरीका है क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कि अगर हम नमक, समुंदर के पानी से नमक को प्योर करके सेपरेट करना चाहें या कॉपर सल्फेट को प्योरीफाई करना चाहें तो हम क्रिस्टलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि एक सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें हमने सॉलिड को डिसॉल्व किया होता है। फिर हम उसको हीट करते हैं ताकि हम उसमें और सॉलिड को मिक्स कर सकें। जैसे कि अगर समुंदर का पानी है तो हम समुद्र के पानी में को हीट करेंगे और जब हम उसे हीट करेंगे तो सारा का सारा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और नीचे क्रिस्टल्स रह जाएंगे। तो ये तरीका जो है क्रिस्टलाइजेशन का मेथड है। ये इवेपोरेशन से डिफरेंट क्यों होता है? क्योंकि इस प्रोसेस में हम एक सीड डालते हैं। वी पुट अ सीड ऑफ क्रिस्टल। सीड ऑफ क्रिस्टल, अगर आप नमक का क्रिस्टल बनाना चाहें, सॉल्ट का क्रिस्टल बनाना चाहें तो हम उसका एक सीड बनाएंगे और उस सीड के आसपास इस सॉल्यूशन से बाकी सॉल्ट के पार्टिकल इसके साथ चिपक जाएंगे और एक बड़ा सा सॉल्ट का क्रिस्टल बन जाएगा। सिमिलरली अगर आप कॉपर सल्फेट डालना चाहें तो आपको कॉपर सल्फेट का एक छोटा सा सीड डालना पड़ेगा और इस सॉल्यूशन से बहुत सारे कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच हो जाएंगे और वो एक बड़ा सा कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल बनाएगा। तो इस मेथड से हम कॉपर सल्फेट को प्योरीफाई कर सकते हैं और इस सॉल्यूशन में हमें जो सॉल्यूशन लेना पड़ता है वो बहुत ही सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, यानी कि उसमें कॉपर सल्फेट बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। अगर हम डिस्कस करें कि विच इज़ बेटर, इवेपोरेशन या क्रिस्टलाइजेशन, तो ये आप भी बता सकते हैं कि इवेपोरेशन इतना अच्छा प्रोसेस नहीं है, क्रिस्टलाइजेशन ज़्यादा अच्छा प्रोसेस है। क्योंकि कुछ सॉलिड सब्सटेंस हीट करने से, बहुत ज़्यादा हीट करने से जल जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप चीनी वाले पानी को हीट करेंगे तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा और जो चीनी बचेगी वो जल जाएगी, इट विल बर्न। सो इट इज़ नॉट अ गुड मेथड। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में हम पानी को इवेपोरेट नहीं करते, हम पानी को सुपर सैचुरेट करते हैं। सुपर सैचुरेट करते हैं यानी उसको हीट करते हैं और उसमें इतनी सारी चीनी मिक्स कर देते हैं कि ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। और जब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा तो हम इसमें एक छोटा सा सीड डाल देंगे और वो सीड धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा और इस सुपर सैचुरेटेड में जितना भी शुगर होगा वो सीड के साथ चिपक कर एक बड़ा क्रिस्टल फॉर्म करेगा। कभी कभी फिल्ट्रेशन करने के बाद भी इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं सॉल्यूशन में, जो सॉलिड को कंटामिनेट कर जाती हैं, तो हमें प्योर सब्सटेंस नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप इवेपोरेशन करना चाहते हैं तो इवेपोरेशन करने के लिए आपने एक सॉल्यूशन बनाया, मान लीजिए सॉल्ट और वाटर का, और सॉल्ट एंड वाटर के बाद आपने सॉल्यूशन को फ़िल्टर किया, फ़िल्टर पेपर की मदद से आपने इसको फ़िल्टर किया। तो कभी कभी क्या होता है कि इम्प्योरिटीज़ इसके साथ साथ नीचे सॉल्यूशन में आ जाती हैं। तो जब आप इस सॉल्यूशन को हीट करेंगे जिसमें इम्प्योरिटीज़ आ गई हैं सॉल्ट वाटर के साथ, तो तो आपको प्योर सब्सटेंस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इसका क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो सिर्फ एक सीड डालने के बाद ओनली उसी सीड के केमिकल उसके साथ चिपकेंगे और एक बड़ा सा क्रिस्टल फॉर्म करेंगे। तो क्रिस्टलाइजेशन एक बेटर मेथड है क्योंकि इसके साथ इम्प्योरिटीज़ नहीं चिपकती हैं। ये हमने कर लिया था टॉपिक। प्योर सब्सटेंसेस में हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं जो एक ही तरह के एटम्स बनते हैं, से बने होते हैं और जो फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो सकते। एटम हमारे तीन तरह के हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। मेटल है हमारे लस्ट्रस यानी कि शाइनी,
गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ये शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए इसे मैलेबल बोलते हैं। आपने एल्यूमिनियम फॉयल देखा होगा। मेटल की तारें बनती हैं, इसीलिए इनको डक्टाइल बोलते हैं। और मेटल से को अगर आप हिट करेंगे तो उसमें रिंगिंग साउंड आएगी, तो इसे सोनोरस कहा जाता है। कॉमन एग्जाम्पल सिल्वर, मर्करी, कॉपर और गोल्ड। नॉन मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, न वो सोनोरस होते हैं, न लस्ट्रस होते हैं, न मैलेबल होते हैं, न ही डक्टाइल होते हैं। लेकिन नॉन मेटल बहुत सारे सुंदर सुंदर कलर्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कार्बन काला होता है, आयोडीन पर्पल होता है, क्लोरीन का कलर मुझे याद नहीं है, एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैसेस के फॉर्म में होता है। एंड मेटेलॉइड ऐसे केमिकल होते हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। कंपाउंड जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, ये वो सब्सटेंस होते हैं जो एक से ज़्यादा एटम से बनते हैं, डिफरेंट काइंड के एटम से बनते हैं। इनको केमिकली कंबाइन किया जाता है फिक्स्ड रेशियो में या फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। इनकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी डिफरेंट होती है एटम की नॉर्मल प्रॉपर्टी से। जैसे कि वाटर H2O से बनता है, ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टी है, हाइड्रोजन की अलग प्रॉपर्टी है। ऑक्सीजन आग जलाने में मदद करता है और हाइड्रोजन जलता है, लेकिन वाटर आग बुझाने में मदद करता है। तो इट विल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। तो इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। हैव अ नाइस डे।